नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात उस दौर की जब राजेश खन्ना से अलग रह रही डिंपल कपाड़िया फिल्मों में एंट्री कर चुकी थीं। सागर सुपर डुपर हिट रही, लेकिन राजेश खन्ना का जो तिलिस्म था वो लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन राजेश खन्ना ने अपनी राह पर वापस आने की कोशिश बहुत की, अपने समकालीनों से कुछ प्रेरणा पाकर, जैसे धर्मेंद्र, जिनके लिए 7 कामयाब फिल्मों के साथ 1987 का साल बहुत अच्छा रहा था, और विनोद खन्ना, जिन्होंने साल 1987 में आई इंसाफ के साथ एक सफल वापसी की थी। और इससे भी ज्यादा अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना को पीछे छोड़ने के बाद पहली बार फिसलते हुए दिख रहे थे। मूवी रिसाले को दिए एक सांझे इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को बताया कि हर बार जब वो उन्हें गलती करते हुए देखते थे तो मुस्कुराए बिना रह नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि स्टारडम जैसी चीजें कैसे खत्म हो जाती थीं। सतही तौर पर राजेश खन्ना के कथन को उनकी स्टारडम की बदलती रहने वाली कहानी के बारे में जानकारी साझा समझी जा सकती है, लेकिन उस शख्स के रूप में जिसने उसी इंटरव्यू में उस मशहूर घटना की सच्चाई को कबूल किया, जब अपनी बेमिसाल ऊंचाइयों से नीचे गिरने के दौरान उन्होंने भारी बारिश में आशीर्वाद की छत पर खड़े होकर खुदा से पूछा था कि क्या वो उन्हें काफी आजमा चुका था, और जो खुद अपने राज के दिनों में अमिताभ बच्चन का अपमान करना चाहते थे। ये मान लेना सही होगा कि वो अमिताभ बच्चन के हाल पर खुश थे, लेकिन राजेश खन्ना अपने कामकाजी जीवन को दोबारा खड़ा करने के लिए कुछ कर पाते, इससे पहले खेल का मैदान फिर बदल गया, और शायद इस बार हमेशा के लिए। साल 1988 में आई तेजाब, और इस फिल्म के साथ अनिल कपूर ने उस ताज पर अपना हक जताया जो शायद अब अमिताभ बच्चन के सिर पर उस आसानी से नहीं टिका था जिसकी उन्हें आदत थी। लेकिन उससे भी ज्यादा उस साल एक नए तरह के सितारे ने शुरुआत की थी। साल 1988 में आई कयामत से कयामत तक आमिर खान की शक्ल में दिलों की एक नई धड़कन लेकर आई थी, और हिंदी सिनेमा का रीसेट दोबारा शुरू करने वाला बटन भी दबा दिया था। इस फिल्म में लोकप्रिय हिंदी सिनेमा की हजारों बार दोहराई गई सारी खूबियां थीं, रोमांस, गाने, बेहद नाटकीयता, खानदानी दुश्मनी, और फिर भी वो एक नई कहानी लेकर सामने आने में सफल हुई। कयामत से कयामत तक और उसके बाद 1 साल बाद आने वाली मैंने प्यार किया की कामयाबी ने दर्शकों को फिल्मों की ओर नजरिया ही पूरी तरीके से बदल दिया था, और जो गुजरे जमाने के कलाकार थे, मसलन अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, इनके लिए अब दिन और ज्यादा करियर के लिहाज से बुरे होने वाले थे। अचानक से 80 के दशक की आम फिल्में अब दर्शकों को नापसंद लगने लगी, और उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे सितारे को भी नहीं बख्शा, जो गंगा जमुना सरस्वती 1988 की फिल्म, या 1989 में तूफान, 1989 में आई जादूगर जैसी फिल्मों में पुरानी चीजों को ही दोहराते रहे। 3 ऐसी फिल्में जिन्होंने उनका चोटी पर राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और 1973 में आई जंजीर के बाद पहली बार उनकी दर्शकों को खींचने की काबिलियत पर सवालिया निशान लगा दिया। फिल्म जगत का उन पर भरोसा दोबारा बनने में कई साल लगने वाले थे, मसलन दशक। आमिर खान और सलमान खान के आगमन ने सितारों के लिए एक नया सांचा भी गढ़ा। इन दोनों के इर्द गिर्द होने वाला जोश, खासकर सलमान खान के इर्द गिर्द, कुछ उस दीवानगी की तरह थी जो राजेश खन्ना ने आराधना के साथ रची थी, और हो सकता है कि चाहने वालों को इन दोनों परिदृश्यों की तुलना अच्छी ना लगे। और चाहे आमिर खान और सलमान खान की लोकप्रियता मात्रा में राजेश खन्ना की लोकप्रियता जैसी न लगे, सच तो यह है कि उनका स्टारडम राजेश खन्ना के स्टारडम से ज्यादा वक्त तक चला। 2.5 दशकों के बाद भी ये दोनों मुख्य अभिनेता उतने ही लोकप्रिय हैं। 2.5-3 दशक हो गए अब तो, तकरीबन 3-3.5 दशक, और शायद अपने शुरुआती दिनों से ज्यादा बड़े आकर्षक, और जिसका केवल तर्क के लिए ये मतलब निकल सकता है कि 90 के दशक में उतने ही या उससे ज्यादा लोकप्रिय थे जितने वो 70 के दशक के शुरू में थे। लेकिन सच तो ये है कि तब तक राजेश खन्ना प्रचलन से लगभग बाहर हो चुके थे जब इन नए सितारों की एंट्री हुई।
आराधना के 2 दशक बाद राजेश खन्ना ने खुद को कैरेक्टर भूमिकाओं में सीमित कर दिया और जो लंबी भूमिकाएं भी उन्हें मिली वो चुनिंदा नहीं थी, विशेष भूमिकाओं की एक कड़ी थी। मैं तेरा दुश्मन, ममता की छांव में और पाप का अंत के साथ राजेश खन्ना एक बार फिर हॉरर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आए। फरानाज के नायक बने B.R. इशारा की वो फिर आएगी साल 1988 की फिल्म, और उनकी फिर वही रात के साथ सरसरे तौर से ज़्यादा समानता लिए वो फिर आएगी में मुनमुन सेन भी थी और नौजवान जावेद जाफरी भी, जगदीप के बेटे, मशहूर कॉमेडियन। और उनकी पहली हॉरर फिल्मों की तरह राजेश खन्ना उम्र में बाकी सबसे बड़े दिखते हैं। अब उम्र का तो फर्क होता ही है। जावेद जाफरी के एक डांस के अलावा और कोई खूबी न होने की वजह से ये फिल्म ज्यादा नहीं चली। अगर बदलता परिदृश्य अमिताभ बच्चन को साल 1989 की मैं आजाद हूं जैसी फिल्म के साथ प्रयोग करने पर मजबूर कर रहा था, जो गैरी कूपर की मीट जॉन डो साल 1941 से प्रेरित थी, तो उसने राजेश खन्ना को भी यश चोपड़ा की विजय में ऋषि कपूर के पिता का किरदार करने पर मजबूर कर दिया। यश चोपड़ा की अपनी ही त्रिशूल का बेमानी पुनर्निर्माण कहिए। हालांकि राजेश खन्ना की भूमिका एक मेहमान भूमिका ज्यादा थी और वो फिल्म के बड़े हिस्से से गायब थे, फिर भी उन्होंने ऋषि कपूर जैसे एक समकालीन के पिता का किरदार निभाया। विजय चोपड़ा को हताश में लिया गया एक कदम था यश चोपड़ा का, और उन्होंने ये माना भी कि शायद ये एक ही फिल्म थी जो उन्होंने ऐसे दर्शकों के लिए बनाई जिनकी उन्होंने सिर्फ कल्पना की थी। एक ऐसा सच जिसने कभी किसी का भला नहीं किया, और राजेश खन्ना का तो बिल्कुल नहीं। साल 1989 में एक और फिल्म आई, घर का चिराग, और इसमें राजेश खन्ना ने एक फूल दो माली 1969 में बलराज साहनी की भूमिका को दोहराया। सिवाय बप्पी लहरी के मिल्कित सिंह की धुन तुनक तुनक तूतिया को दिए गए एक नए रूप के घर का चिराग में कोई धूम नहीं थी। राजेश खन्ना ने अपने निर्माण को भी दोबारा शुरू करने की कोशिश की और B.R. इशारा से पुलिस के पीछे पुलिस का निर्देशन करवाया, लेकिन बीच में ही निर्माण रोक दिया। टीना मुनीम के चले जाने से राजेश खन्ना के लिए एक बात साफ कर दी थी कि डिंपल के साथ उनका ताल्लुक किसी न किसी रूप में बना रहेगा। डिंपल अलग भले रह रही थी, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ था कभी भी। आखिरकार उन्होंने डिंपल के फिल्मों में वापसी के फैसले के साथ समझौता कर लिया और उन्हें अपने साथ जय शिव शंकर साल 1990 में एक फिल्म बनाई, उसमें लिया। S.A. चंद्रशेखर द्वारा निर्देशित जय शिव शंकर एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें राजेश खन्ना और डिंपल के अलावा जितेंद्र, चंकी पांडे, पूनम ढिल्लो और संगीता बिजलानी थे। और पुलिस के पीछे पुलिस के नुकसान की भरपाई की कोशिश भी इस फिल्म के जरिए की गई। जब तक फिल्म बननी शुरू हुई, ये जाहिर था कि राजेश खन्ना की फिल्म की तरफ जो रवैया है वो बहुत बदल चुका था, और अगर राजेश खन्ना और डिंपल के पर्दे पर एक साथ होने की उम्मीद न होती तो फिल्म किसी का ध्यान खींच ही न पाती। फिल्म सिनेमाघरों में कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन जब तक वो निर्माणाधीन थी, राजेश और डिंपल को साथ लाने की चाल ने उसे खबरों में लगातार बनाए रखा था। और जब तक 80 का दशक धीरे धीरे खत्म हुआ, अमिताभ बच्चन के पतन का भी राजेश खन्ना के लिए ज़्यादा मतलब नहीं रहा। उन्हें इस बात से तसल्ली मिली हो सकती है कि उनके मुकाबले में अमिताभ बच्चन के पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन 60 और 70 के दशकों के ज़्यादातर अभिनेताओं के विपरीत अमिताभ बच्चन उम्र में छोटे निर्माताओं की पहली पसंद बने रहे। 1990 में मुकुल आनंद की अग्निपथ ने अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन के अवतार को एक नया रूप दिया और दर्शकों की एक पूरी नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराया। अपने स्तर पर अमिताभ बच्चन ने बदलाव लाने के लिए अपने मशहूर बेरिटोन माध्यम सुर आवाज को बदल दिया ताकि एक खास किरदार को गढ़ सकें। राजेश खन्ना से ज्यादा अमिताभ बच्चन अपनी इमेज के शिकार हो गए थे। हालांकि अपनी रिलीज के समय अग्निपथ आर्थिक रूप से एक निराशा भरी फिल्म थी, फिल्म चली नहीं और उसने अदाकार अमिताभ बच्चन को अपने ही सांचे को तोड़कर बाहर निकलने का मौका दिया। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को अभिनय के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और उसके बाद फिल्म को कल्ट स्टेटस यानी एक पंथ जैसी हैसियत हासिल हुई। जिस तरह एकाएक अमिताभ बच्चन ने अग्निपथ के साथ 90 के दशक में प्रवेश किया,
राजेश खन्ना को भी अपने करियर की आखिरी कामयाबी मिली, डेविड धवन की स्वर्ग 1990 के साथ। अनीस बज़्मी द्वारा लिखी गई स्वर्ग डेविड धवन की भी पहली बड़ी हिट थी और उसने गोविंदा को भी एक सितारे के रूप में स्थापित किया जो अपने कंधों पर पूरी फिल्म संभाल सकता था। स्वर्ग राजेश खन्ना की अवतार की नई व्याख्या थी और राजेश खन्ना के लिए वैसा ही किरदार था। स्वर्ग काफी हद तक अवतार थी, उसमें राजेश खन्ना के लिए बहुत कुछ था। उनका किरदार न सिर्फ उम्र में उनके नज़दीक था बल्कि उनके लिए सही भी था और वो जब जब कैमरे के सामने आते थे उनकी खुशी दिखती थी। स्वर्ग बनने के पहले कुछ हफ्तों में फिल्म के नौजवान अदाकार और दूसरे काम करने वाले, जिनके लिए राजेश खन्ना वही राजेश खन्ना थे, सबसे बढ़िया, कुछ घबराए से रहते थे। लेकिन राजेश खन्ना ने उनके साथ घुल मिलकर उनको सहज कर दिया था और शूटिंग जैसे एक बड़ी सी पिकनिक थी। स्वर्ग की शूटिंग के दौरान का किस्सा है। राजेश खन्ना को भी दोस्ताना पसंद आया और उन्होंने हर तरह से अपने सह अभिनेताओं को सहयोग देने की कोशिश की। वो बेहद धैर्यवान बने रहे और जब आवेश में भरे गोविंदा ने, जो राजेश खन्ना को देखकर बड़े हुए थे, उनका सामना करने वाले एक सीन में ये साबित करने का मौका देखा कि वो एक अच्छा अदाकार है, कलाकार है, अगर उससे बेहतर नहीं तो, और अपने अभिनय से सीन को किसी दूसरे स्तर पर ले जाना चाहा। उन्होंने गोविंदा को कई टेक देने दिए, बल्कि हर एक नए टेक के साथ सीन का रंग भी बदलता गया। लेकिन जब उस नौजवान के जोशीलेपन ने तर्क समझने से इनकार कर दिया तो वो सिर्फ उस तक गए और उसे याद दिलाया कि वो अभी भी राजेश खन्ना थे और अगर वो चाहते तो उस सीन में आसानी से गोविंदा को पछाड़ सकते थे। उन्होंने पूरे सीन में गोविंदा को उनके साथ नकली मुकाबला करने दिया। हालांकि वो उस सीन में बहुत कम बोलते हैं और ये सीन स्वर्ग का अभी तक का श्रेष्ठ दिखता, अगर आपने ये फिल्म देखी हो जिसमें गोविंदा और राजेश खन्ना का संवाद है, डायलॉग है। स्वर्ग की बेशुमार कामयाबी और जिस ढंग से उसमें राजेश खन्ना को पेश किया गया था, इस स्टार के लिए कुछ खास नहीं कर सकी और इसके बाद ऐसे या इससे अच्छे किरदार नहीं कर पाए जो उनकी उम्र और हैसियत के लिए सही होते। अमिताभ बच्चन, आज का अर्जुन 1990 और जोश से भरे मुकुल आनंद, जिन्होंने अग्निपथ से भी बढ़कर हम 1991 में बनाई, के साथ एंग्री यंग मैन के दूसरे मुकाम की ओर बढ़ चले। राजेश खन्ना से ज्यादा उस तरह का सिनेमा जिसमें वो सिद्धस्त थे अब खत्म हो रहा था और जहां मुकुल आनंद और जेपी दत्ता जैसे नए निर्माता अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को नए रूप में दिखाने के लिए उत्सुक थे, वहीं राजेश खन्ना के लिए आगे का रास्ता अंधकार भरा था। वो फिल्में करते रहे मगर एक भूमिका आजमाने का फैसला लिया जिसमें अमिताभ बच्चन भी नाकामयाब रहे थे। उनके लिए प्रचार करने के बाद उन्हें कांग्रेस दल की ओर से सक्रिय राजनीति में आने के लिए इशारे मिलते रहे थे और 1990 में उन्होंने आखिरकार ये छलांग लगा ही दी। अपनी व्यावसायिक जिंदगी में ज्यादातर ईर्ष्या से भरे रहने के बाद राजेश खन्ना का मानना था कि उन्हें वो एक जगह मिल गई थी जहां वो अमिताभ बच्चन से ज्यादा चमक सकते थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।